आप सभी को नमस्कार, नमस्ते। तो मैं आप लोगों के बीच में पंचगव्य के बारे में बात करने आया। उससे पहले छोटा सा परिचय मैं दे दूं अपना, कि पता रहे आपको कि क्यों आप मुझे सुन रहे हो, क्या ज़रूरत है मुझे सुनने की। मैं दिल्ली में पला बड़ा हूँ। जन्म मेरा हरियाणा का ही है, मेरी माँ हरियाणा से थी, लेकिन मैं मूलतः राजस्थान से हूँ, अलवर का। दिल्ली में 5 साल की आयु में आया, पिता के साथ, परिवार के साथ। पढ़ाई लिखाई सब हुई, दिल्ली में हुई, और अंग्रेज़ी की पढ़ाई तो हुई, लेकिन अंग्रेज़ियत की उससे ज़्यादा हुई। और अंग्रेज़ियत की पढ़ाई होते होते करने के बाद मल्टीनेशनल कंपनी में काम करना भी शुरू किया। 12-14 वर्ष जी है, जिसमें कलर की जीन्स की टी शर्ट के जूते जो हैं वो हमारी फिक्स ब्रांड हुआ करती थी। लेकिन कहीं ना कहीं उस भाग दौड़ में, उस कॉर्पोरेट लाइफ को जीने में अपना स्वास्थ्य खो बैठे। 100 किलो का वज़न लेकर, और अपने आप को जो अंदर से था गधा, लेकिन अपने आप को शेर दिखाने की जो पूरी दिल्ली में लोग लगे रहते हैं कि अंदर से होते कुछ और हैं, लेकिन दिखाते अपने आप को शेर हैं। क्योंकि जिस दिन उन्होंने दिखा दिया कि मैं ये हूँ, दूसरे लोग उसकी इज़्ज़त नहीं करेंगे। तो एक आवरण ओढ़कर पूरी दिल्ली में, दिल्ली जैसे शहरों में लोग रहते हैं, जिसके प्रेशर में वो ज़िंदगी भर रहते हैं। उनको खुद नहीं पता लगता कि उनका असली बर्ताव था क्या। गधा मैंने क्यों कहा? गधा इसलिए नहीं कि गधे के प्रति मेरे मन में कोई वो है, लेकिन जानवर, गधे को सूचक माना जाता है मूर्ख का। काम करता रहता है लेकिन मेहनती बहुत होता है। हम लोग मेहनती बहुत थे, लेकिन अपना दिमाग कुछ नहीं था। अपना दिमाग मतलब मेरे बॉसेस अमेरिकन, मेरे क्लाइंट्स अमेरिकन, मेरे कलीग्स भी कुछ अमेरिकन। था मैं दिल्ली में ही, लेकिन उनकी वेशभूषा, उनकी भाषा और उनका जीवन शैली जो है, उसी की नकल मुझे बिना अकल करनी आती थी। और उस बिना अकल नकल करने के चक्कर में क्या हुआ कि नया तो मैंने सीख लिया, लेकिन पुराना भुला दिया। नहीं मना करता मैं कि आप नया मत सीखो, लेकिन पुराना भूलने के लिए किसने कहा है आपको? तो पुराना भूलने के चक्कर में ये हो गया कि मैंने अपना स्वास्थ्य लगभग खो बैठा 28 साल की आयु में। आप लोग सब योग के शिक्षक बनने वाले हैं, और कुछ लोग अभी इस बेरहम दुनिया में उतरने वाले हैं अपनी जीविका कमाने के लिए, नौकरी के लिए, सब पॉलिटिक्स झेलने के लिए। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि दुनिया बहुत आसान नहीं है, लेकिन इतनी मुश्किल भी नहीं है। निर्भर करता है कि आप क्या हो। अभी आपके वीसी साहब ने बहुत अच्छा एक जो बातें बोली, तो मैं उन बातों को रिपीट नहीं करना चाहता। ना मैं आपको कोई नैतिक शिक्षा देने आया हूँ, मैं केवल और केवल एक अंदर आपके भारतीयता जगाने आया हूँ, जिसका माध्यम मैं गाय को बनाने का प्रयास करूँगा। गाय के विषय में मीडिया के कारण, हमारे देश के नेताओं के कारण, लेफ्टिस्ट पूरी कम्युनिटी के कारण बहुत सारी भ्रांतियां हैं। तो वैज्ञानिक किसी धर्म से ना जोड़कर मैं वैज्ञानिक पक्ष को आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, तो खुले मन से सुनिएगा। लेकिन उससे पहले एक बात है, अभी आयुर्वेद की शायद स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर। वो सबसे मैं जब पूछता हूँ कि आप लोग आयुर्वेद जो किया है आपने, आपको क्या लगता है ये आयुर्वेद वो आयुर्वेद है जो ब्रह्मा जी ने सिखाया, या ये कुछ और है? तो मिले स्वर में ही कहते हैं कि आयुर्वेद नहीं, ये मॉडर्न आयुर्वेद बना दिया गया है। ये आयुर्वेद वो आयुर्वेद बना दिया गया है जिस आयुर्वेद में जो सुश्रुत ने सर्जरी का इन्वेंशन किया, शल्य चिकित्सा का इन्वेंशन किया, उसी सुश्रुत की शल्य चिकित्सा जो है बीएमएस को नहीं पढ़ाई जाती। जिस नाड़ी विज्ञान को करने का हमारे देश में कि 10 दिन पहले क्या खाया, कितने दिन पहले क्या खाया, वो नाड़ी विद्या नहीं सिखाई जाती। क्योंकि पाठ्यक्रम जो है, क्योंकि बीएमएस के स्टूडेंट्स मैंने देखा है, उनका लक्ष्य जो होता है, ज़्यादातर तो बीएमएस इसलिए करते हैं क्योंकि एमबीबीएस में सीट नहीं मिली। मन में कहीं ना कहीं ये रहता है कि हमें चलो बीएमएस करके हम अंत में प्रैक्टिस एलोपैथी की करेंगे, जिससे कि जल्दी रिजल्ट्स आ जाएं। और मेरे कई साथी जो बीएमएस के विद्यार्थी हैं, लेकिन आज बीएमएस मतलब आयुर्वेद को साथ में अपनाकर पंचगव्य से इलाज कर रहे हैं। आयुर्वेद कहीं थोड़ा बहुत इस्तेमाल कर लिया तो कर लिया। उन्होंने कहा इतना अद्भुत आयुर्वेद का रिजल्ट मेरे जितने भी सहपाठी है उनमें से कोई नहीं दे रहा। वो सब घूम फिर के एलोपैथी प्रिस्क्राइब करने में लगे हुए। गलती उनकी भी नहीं है। जब एमबीबीएस की सीट जो है करोड़ों रुपए में आप करके निकलते हो आप, उसी प्रकार बीएमएस में लगभग कुछ लाख रुपए तो लगते हैं, 15, 20, 25 लाख तो लगते हैं। उसको रिकवरी का प्लान पहले मन में होता है कि कैसे आएगा। तो सेवा तो बाद में होगी, पहले उसको रिकवर करना ज़रूरी है, चाहे कैसे भी। यदि आपकी नैतिक शिक्षा ऊंची है तो मुझे लगता है शायद आप नैतिक शिक्षा को जो है
वो अच्छे से कर पाएंगे। ये ध्यान रखिएगा कि आप लोगों के अंदर जो बीएमएस के जो आयुर्वेद के जो स्टूडेंट्स हैं या मरीज़ हैं, वो आयुर्वेद के पास इसलिए नहीं आ रहे कि उनके अंदर भारतीयता का बहुत अंदर प्रवाह चल रहा है। वो तब आते हैं जब उनको लगता है कि एमबीबीएस की जो इलाज है उसके कारण हमारा इलाज नहीं हो पाया, तो चलो इनके पास चला जाए। क्यों? क्योंकि जब भारतीयता का विनाश हो गया आपके मन के अंदर, तो आप लोग जो हैं अपने भारतीयता की चीज़ों को भी एक्सेप्ट नहीं करने वाले। मैं पहले कुछ देर के लिए भूमिका के रूप में इस भारतीयता को आपके अंदर जगाने की बात करूंगा, जो शायद आप लोगों के अंदर भी कहीं ना कहीं खो गई। शायद आप लोगों को नहीं पता है कि दुनिया के, मैं सिर्फ और सिर्फ पंचगव्य बात नहीं करता, मेरी रिसर्च का जो क्षेत्र है वो पूरी दुनिया का प्रोपेगेंडा वॉर जो चल रहा है, षड्यंत्र जो चल रहे हैं हमारे देश भारत को बर्बाद करने के लिए, उस पर मेरी बहुत गहरी स्टडी है। और मैं मानता हूँ इस विषय में कि पूरी की पूरी दुनिया ये चाहती है कि भारत के जो पूरा युवा पीढ़ी है वो बर्बाद हो जाए, खासकर महिलाएं। खासकर महिलाएं बर्बाद होने का मतलब क्या है? मानसिक रूप से वो सब के सब जो है अंग्रेजियत में ढल जाएं, जिससे कि भारतीय समाज टूटे। कैसे? सबसे पहली चीज़ तो जो है ये फिल्में जो हैं, फिल्में बाकायदा इनका जो डायरेक्शन और इनकी स्टोरी लिखी जा रही है वो इस प्रकार लिखी जा रही है कि हमारी पीढ़ी उन्हीं को आदर्श मानकर अपने जीवन में उसका अनुसरण करे। बल्कि होना ये चाहिए था कि वो केवल और केवल मनोरंजन के लिए देखी जानी चाहिए थी। लेकिन आज फिल्मों का स्वरूप बहुत बदल गया है। वो केवल एंटरटेनमेंट का साधन नहीं रही, वो कहीं ना कहीं जीवन में, वो ये लोग कहते हैं जैसा सोसाइटी है हम तो वैसी फिल्में बनाते हैं। मैं ये मानता हूँ कि जैसी फिल्में बनती है वैसी सोसाइटी अब बनने लगी। तो आप सब लोग पहले ये जो भांड जितने भी हैं, फिल्मी भांड जिनको मैं बोलता हूँ, ये शब्द थोड़ा ख़राब सा लगता है, लेकिन कोई और संस्कृत का या हिंदी का शब्द मैं यूज़ करना नहीं चाहता उनके लिए, क्योंकि वो उस लायक नहीं है। इन लोगों ने हमारे बच्चों को, हम जब छोटे बच्चे थे, स्कूल में थे, हमने तेंदुलकर, धोनी, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, आमिर खान, इन सबको देख देख कर पेप्सी, कोको कोला और ना जाने क्या क्या करना शुरू कर दिया। ये लोग खुद तो अपनी 6 पैक ऐप दिखाकर अपने हेल्थ का वो दम्भ भरते थे, लेकिन हमको जो है कोल्ड ड्रिंक पीने की परमिशन देते थे या प्रेरणा देते थे। तो ये लोग हमारे वो नहीं है, मित्र नहीं है, ये दुश्मन है हमारे। और ये बात मैं पूरे देश में जाके बोलता हूँ, नाम लेकर बोलता हूँ, किसी को बुरा लगता हो लगे। क्योंकि यदि हमें साहस नहीं है तो किस बात की युवा पीढ़ी है हम? भगत सिंह में साहस नहीं होता तो कैसे वो फांसी पे झूल जाता? लेकिन आप लोगों से मैं क्रांतिकारियों की बात नहीं करने आया, उनके विचारों की बात करने आया। आप लोगों के अंदर गर्व नहीं है अपने भारत के प्रति, क्योंकि आप लोगों में से बहुत लोगों का लक्ष्य ये भी होगा कि योग करके विदेश में जाएंगे, वहाँ सिखाएंगे। है किसी का मन में तो कहीं ना कहीं होगा, मौका मिलेगा तो छोड़ेंगे नहीं। अवसर मिले या ना मिले, लेकिन मिल गया छोड़ेंगे नहीं। योग उनको सिखाएंगे जिन लोगों को इसकी आवश्यकता न थी ना है, लेकिन उनको नहीं सिखाएंगे, उस देश में नहीं रहेंगे जिसकी वजह से वो योग सीखे हैं। ये उसी तरह से हो गया। जैसे पंजाब में मैं जाता हूँ, वहाँ के सभी लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं कि भाई कुछ नहीं रखा भारत में, हमें तो मौका मिलेगा कनाडा का वीज़ा लगाएंगे और चले जाएंगे। क्या कारण है? पंजाब ये बर्बाद हो गया, पंजाब में ये नशा हो गया, पंजाब में पेस्टिसाइड हो गया, कैंसर हो गया। 10 बहाने हैं अपनी माँ को छोड़ के जाने के उनके। मैं आप लोगों से पूछता हूँ, आपकी माँ बीमार यदि होगी तो क्या अपनी माँ का इलाज करवाओगे या पड़ोसी की माँ को अपनी माँ कहने लगोगे? मैं एनआईटी कुरुक्षेत्र में गया, वहाँ के बड़े, कुरुक्षेत्र में मेरा लेक्चर था, वहाँ पर उनके डायरेक्टर्स वगैरह कुछ लोगों से बात हुई। उनके मन में यही भरा हुआ था कि जो पहली फुर्सत मिलेगी तो विदेश चले जाएंगे। तो बहुत देर, आधा घंटा उन्होंने मुझे भारत की बुराइयां गिनाई, और जब मैंने अंत में ये वाक्य बोला कि आप अपनी माँ को, बीमार माँ को छोड़कर यदि पड़ोसों की माँ को माँ कहना चाहते हैं, मुझे तो आपके विवेक पे शक होता है। वो चुपचाप बैठ गए। उसके बाद उनके पास कोई उत्तर नहीं था इस बात का, क्योंकि पड़ोस की माँ आपको वो प्यार नहीं दे सकती जो आपकी अपनी माँ दे सकती है। तो पहली बात तो ये, जिस देश के कारण आपको ये सम्मान, ये ज्ञान, ये शरीर, ये जो डीएनए मिला है, उस डीएनए को बाहर जाके खर्च करना नहीं करना है। क्योंकि शायद आपको नहीं पता कि जिस यूरोप और अमेरिका का दम आप भरते हो कि यार वहाँ ये है, वहाँ ये है, सारे इन्वेंशंस उसने किए। किसी को भी गलतफहमी यदि है कि सारे इन्वेंशंस यूरोपियंस ने क्यों किए, यदि भारत इतना ऊंचा था
तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, इसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारे देश के पाठ्यक्रमों से संस्कृत को निकाल देना। 1600 ईस्वी में दारा शिकोह ने उपनिषदों को ट्रांसलेट किया पर्शियन में, पारसी भाषा में। पर्शियन में उसको ट्रांसलेट किया तो वो एक फ्रेंच का एक लेखक था, उसके पास पहुंची, जिसका नाम था डुपोरो नाम का। उसके पास पहुंचा तो उसने उसको फ्रेंच में उसको ट्रांसलेट कर दिया। हालांकि उसका मतलब, उसका भाव बहुत कुछ बदल गया। उसके बाद वो जर्मन में ट्रांसलेट हुई, वो इटालियन में ट्रांसलेट हुई। होते होते उन सबको ये पता चला कि ये भारत तो कुछ बहुत अद्भुत देश है। देखो जरा जाके यहाँ पर, तो एक उपनिषद हमने पढ़ा है, पता नहीं ऐसा कितना कुछ लिखा हुआ है, जाओ वहाँ सीखो, पढ़ो संस्कृत। तो शायद आपको नहीं पता है कि 1808 तक यूरोप की लगभग सारी यूनिवर्सिटीज़ में संस्कृत का एक डिपार्टमेंट बना दिया गया था। 1808 तक उन्होंने खोद कर हमारे वेद, हमारे पुराण, ये सब पढ़ने शुरू किए और उसमें से इन्वेंशंस करने शुरू किए। और फिर दुनिया में डंका उनका बसता था। तो आज रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन, जो सर्जरी के ऊपर महारत कहती है दुनिया भर में है, उसके किताबों में सुश्रुत का नाम आता है। सुश्रुत इज द फादर ऑफ सर्जरी। आज यूरोपियन सोसाइटी ऑफ न्यूक्लियस रिसर्च का जो इंस्टीट्यूट है, सर्न, CERN, आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए उसको, यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा, फेसबुक पर सर्च कर लीजिएगा, CERN। उसके कैंपस में डांस ऑफ शक्ति जो है, आपने देखा है डांस ऑफ शक्ति जो है, नटराज की मूर्ति जो सृष्टि की रचना और डिस्ट्रॉय के उसका एक सूचक है, उसकी मूर्ति उनके कैंपस में बीच में, जैसे आपका यहाँ पे स्थापित है। जो पहला एटॉमिक बॉम्ब फटा था, ओपेनहाइमर जो उसका निर्माता था, जब उससे पूछा गया कि जब बम फटा पहला एटॉमिक बम 16 जुलाई 1945, 16 जुलाई का मेरा जन्म दिवस, इसलिए मुझे वो डेट याद रहती है, 16 जुलाई 1945, लेकिन सन अलग था, 45 नहीं था। हाँ, तो 16 जुलाई 1945 को जो पहला बम फटा, उस बम को फटने के बाद उससे पूछा गया कि भाई आपको वो देखकर क्या एहसास हुआ। तो आप विश्वास नहीं करेंगे, उसने भगवत गीता को कोट किया। उसने कहा जब अर्जुन को कृष्ण जो है उपदेश दे रहे थे, तो कृष्ण के मन में शंका आई, तो उन्होंने अपना जो एक रूप दिखाया बहुत बड़ा कि देखो मैं ही पैदा करता हूँ, मैं ही विनाश करता हूँ, मुझे वो रूप नजर आया। तो आपको क्या लगता है, ओपेनहाइमर जिसने परमाणु बम बनाया, वो भगवत गीता कोट करता तो क्या मूर्ख आदमी था जिसने बना दिया? नहीं, इन सबको जो पूरा पढ़ा उन्होंने, वो हमारे देश की चीज़ों को पढ़ के किया है। एक और बात मैं कोट करता हूँ आपको, कि आपको लगता है कि भारत की टेक्नोलॉजी यदि आगे नहीं थी, ये मैं बात क्यों बना रहा हूँ भूमिका, कि आपको पहले ये विश्वास तो दिलाऊं कि भारत कुछ था। 2 घंटे में चला जाऊंगा, आप ताली बजा देंगे, उसके लिए नहीं आया मैं। हमारे देश में विमान अंग्रेज़ों के इन सबसे बहुत पहले थे ना। रामायण महाभारत की बात नहीं कर रहा मैं। शिवकर बापूराव तलपदे, उन्होंने 1893 में 1903 से 10 साल लगभग पहले मुंबई की चौपाटी पे एक विमान 1500 फुट ऊंचा उड़ाया और सेफली लैंड भी करवाया था, भारद्वाज ऋषि के पढ़कर उस पर। लेकिन इन लोगों ने उसकी रिसर्च चुराई, शिवकर बापूराव तलपदे की रिसर्च चुराकर उसको मरवाया, और उसके बाद उसकी रिसर्च से अपना छोटा मोटा विमान बनाकर पहली जो उड़ान थी वो दर्ज कराकर अपने नाम करा लिया। तो आप कहेंगे कि भाई विमान था, साइकिल थी, तो हमें क्यों साइकिल की फैक्ट्रीज दिखाई नहीं दी हमारे पुराने भारत में? यही होता है ना। हमारे भारत के पूरे विज्ञान को, पूरी की पूरी रामायण महाभारत, इन सबको मिथोलॉजी का नाम दिया जाता है। ये उसी तरह से जैसे कह सके किसी के कि आपका पिता तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो आप कहेंगे एयरलाइंस क्यों नहीं बनाई? बना सकते थे, बना सकते थे, नहीं बनाई। आज हम 21वीं शताब्दी की बात करते हैं, तो जितने ज़्यादा विमान हवा में उड़ रहे हैं, हम सोचते हैं ज़्यादा विकास हो रहा है, विनाश हो रहा है, जिसका बाद में मैं आपको बात बताता हूँ। क्योंकि बाय चॉइस उन्होंने साइकिल की फैक्ट्रीज नहीं बनाई, बाय चॉइस उन्होंने एयरलाइंस नहीं बनाई, क्योंकि उनको पता था कि यदि आज जो हम लाइफस्टाइल जी रहे हैं, इस समय जो लाइफस्टाइल जी रहे हैं, यदि एग्जैक्टली ऐसा लाइफस्टाइल 2000 वर्ष पहले भी यदि हमारे पूर्वज स्टार्ट कर देते, तो आप लोग एग्जिस्ट भी नहीं करते। क्योंकि 200 वर्ष में आपने देखा होगा पृथ्वी की क्या हालत कर दी हमने इस लाइफस्टाइल की वजह से, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से। क्योंकि ये विकास प्रकृति का विनाश होके हो रहा है। हमने हमारे भारत की प्रकृति को बचाने के लिए,
कि आपके लिए शुद्ध वायु, शुद्ध पानी, सब कुछ सुरक्षित रहे, उन लोगों ने अपने जो है जीवन शैली को ऐसा बनाया कि आने वाली पीढ़ियां इसको प्रयोग कर सकें। नहीं तो वो कहते चलो हमको तो फर्नीचर बनाना है, काट काट के सारे ख़राब कर दो, हमें इंडस्ट्रीज़ खोलनी है, सारी नदी ख़राब कर दो, हमें गाड़ियाँ बनानी है, बना सकते थे। शायद आपको नहीं पता है कि अगस्त्य मुनि ने बैटरी बनाने का 3000 साल पहले ही फॉर्मूला लिखा हुआ था, उसी से ये वोल्ट ने बैटरी बनाई। कितनों को पता है ये बात बैटरी का? किसी को पता है? नहीं पता है? एक YouTube का वीडियो बताता हूँ आपको, यदि आपको ये मेरी बात यकीन नहीं होती हो। फिनोमिनल ट्रैवल वीडियोस करके एक व्यक्ति है, NRI है, भारतीय है, उसने इसी चीज़ पे काम किया है। फिनोमिनल ट्रैवल वीडियोस, ये वीडियो देखिएगा आप, ये YouTube का चैनल है बहुत अच्छा। उसमें 3000 वर्ष पुरानी बैटरी पूरी उसने सामने बना के दिखाई है। तो उस विषय पे मैं ज़्यादा बात ना करके मैं कुछ होमवर्क आपको ये दे रहा हूँ, आप करिएगा कि भारतीयता में आपकी आस्था जब तक स्थापित नहीं होगी तब तक आप अपने भारतीय चीज़ों को मजाक ही उड़ाने वाले हैं। क्यों? क्योंकि टीवी में उड़ाया जाता है। ये स्टैंड अप कॉमेडियंस आपके देश का मजाक उड़ाते हैं। वो कहते हैं हाउ कैन दिस रामायण बी ट्रुथ, इट इज़ ए मिथोलॉजी, हाउ कैन समवन हैव 10 हेड्स, हाउ कैन रावण हैव 10 हेड्स, मजाक बनाते हैं। तो सोचो एक चित्र है, जो चित्र हम बनाएं जिसमें एक सर के अंदर बल्ब जल रहा है, ये चित्र किसको रिप्रेजेंट करता है? सर के अंदर बल्ब जलना। आज हम कहीं देखते हैं कि सर के अंदर बल्ब जला है तो किसको रिप्रेजेंट करता है? एक नए आइडिया को करता है, या दिमाग की बत्ती जल गई, यही होता है ना। अब मान लीजिए 2000 कई हज़ार साल पहले हमारे पूर्वजों के पास भी मान लो ये दिमाग के, हम किसी को ये सूचक देना है कि भी दिमाग में हमारे कोई विचार नया आया है तो उसको इस प्रकार के दिमाग में दीपक से या किसी चीज़ से रिप्रेजेंट कर दो, और उसकी वो मोहर बना के या चित्र बना के वो बनाते, बैजेस बना देते, और वो ज़मीन में हज़ारों साल बाद हमको आज मिलते हैं। तो हम क्या कहते हैं कि हमारे पूर्वजों के दिमाग में बल्ब फिट था? कहेंगे क्या? क्योंकि हम लोगों ने केवल चित्रों को देखकर धारणा बनाई कि यही सच था, उसके पीछे के शब्दों को मतलब जो बहुत गहरा होता है उसको कभी नहीं समझा। तो पर्सपेक्टिव का कितना बड़ा फर्क होता है। उसके बाद मैं पंचगव्य के विषय पे आता हूं कि अंग्रेजों के दिमाग में हमारे लिए, हमारे देश के लिए क्या पर्सपेक्टिव था, अंग्रेजों की नज़र और हमारी नज़र में कितना फ़र्क था। मैं उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण देता हूँ। बहुत बड़ा उदाहरण है कि पहले क्या होता था जब शादी होती थी, आपने देखा है, इसमें जाति की बात भी आएगी तो जाति को दूसरी तरह से मत लीजिएगा। जाति वास्तव में गांव के ज्ञाति हुआ करते थे। संस्कृत में ज्ञ को जय भी पढ़ते हैं। तो कई प्रकार के ज्ञाति होते थे, कोई चर्म का ज्ञाति होता, कोई मिट्टी का ज्ञाति होता था, कोई लोहे का ज्ञाति होता था, कोई लकड़ी का ज्ञाति होता। तो ज्ञाति लगभग 360 प्रकार के ज्ञाति होते थे गांव में। तो ज्ञाति को संस्कृत में ज भी बोलते हैं। यज्ञ बोलेंगे, यज्ञ को यज्ञ बोलेंगे, ज्ञान को ज्ञान बोलेंगे, ऐसे ही ज्ञाति को जाति भी बोलते हैं। वो बदलते बदलते जाति हो गया, वो अंग्रेजों ने उसका और बिगाड़ कर दिया। लेकिन जब किसी की शादी होती है आज भी, तो आप देखते हो कि आप चाक पूजने के लिए कहाँ जाते हैं? चाक पूजने जाते हैं ना शादी में, कहाँ जाते हैं? कुम्हार के घर पे, ठीक है ना। तो ये बात है लगभग 100 वर्ष पहले की। उसमें क्या देखा कि एक कुम्हार के घर पे एक ब्राह्मण परिवार आया, उनके घर में विवाह था, चाक पूजने के लिए आया। ब्राह्मण परिवार जो है कुम्हारी के लिए सीधा लेके आए, सीधा बोलते हैं ना, मान करके अनाज वगैरह सब लेके आते हैं, सीधा लेकर आए। ये मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा आप कहीं भी, बहुत लोग बहस करते हैं ना, जो लोग भारतीयता को नहीं मानते उनके सामने देने के लिए बहुत बड़ा उदाहरण है ये। हमने बहुत मुश्किल से ढूंढ के निकाला इसको। तो मान लेकर आए, तो कुम्हार अपनी तैयारी कर रहा था, तो जो व्यक्ति बैठा देख रहा था, उसके घर पे कोई आया हुआ था मित्र, वो ऑब्जर्व कर रहा था क्या हो रहा है। तो मान लेकर आया, उसने सब चाक वगैरह पूछा, कुम्हारी को जो है जो मान लेकर आया था छाछ वगैरह वो सीधा टोकरियों में दे दिया और चले गए। उसके बाद कुम्हार कुमारी फिर तैयारी करने लगे, सब मटके वटके सजाने लगे। बोला अब क्या कर रहे हो? बोला अब जो है चरमकार आने वाले हैं, चरमकारों के यहाँ घर में भी शादी, वो भी आने वाले हैं चाक पूजने के लिए। तो चरमकार आए, तो वो जो इतना ब्राह्मण थाल वगैरह लेकर आए थे, उससे डबल ट्रिपल बड़े थाल लेकर आए मान के लिए, उससे भी कहीं ज़्यादा मान लेकर आए। और मान लेकर वो सेम वही काम उन्होंने जो ब्राह्मणों के समय किया था, सेम वही किया, ये दिया, चाक पूजा वो सब किया, कुम्हारी को मान देकर और चले गए। तो वो जो व्यक्ति बैठा हुआ था उसने कहा भाई ये क्या हुआ? ब्राह्मण आया, उसने कम मान दिया, तुमने वही किया, कुछ नया तो किया नहीं। चरमकार आया,
उसने इतना मान देकर गया, काम वही किया तुमने। तो उसका कुम्हार का क्या उत्तर था कि जो मांग कर खाने वाला है वो हमको क्या देगा, ये तो राजा लोग हैं, ये नहीं देंगे तो कौन देगा। मतलब कारीगर हमारे यहाँ बहुत ऊंचा स्थान रखते थे कि ब्राह्मण जो मांग के खाता है उससे मैं क्या लूँ, लेकिन ये जो कारीगर लोग हैं, ये कारीगर लोग हैं, आपको नहीं पता, इन कारीगरों की वजह से भारत जिस देश में चांदी नहीं होती, आपको पता है भारत चांदी की मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता, लेकिन भारत में कभी कहते हैं अरे तेरी तो चांदी हो गई, कहते हैं, कभी बोलते तेरा सोना हो गया, तेरा हीरा हो गया, नहीं होता ना, अरे तेरी तो चांदी हो गई। क्यों? क्योंकि चांदी को जो देश में नहीं थी, हमारे देश में इतनी थी, वो इन कारीगरों के सामान को पूरी दुनिया में भेजा जाता था, जो एक्सपोर्ट हमारा 23% 25% था, उसके कारण थी। अब देखो, ये बात आपको पता चली, तो वो व्यक्ति जो बैठा था उसका दिमाग घूम गया, वो कहता है भाई ये तो कुछ बड़ा गलत हो गया। क्या गलत हो गया? कि भाई मैंने किताब पढ़ी है अंग्रेज़ की, जो कभी भारत में अंग्रेज़ों से पहले आया था, उसने इसी चीज़ को अपनी किताब में कैसे रिप्रेजेंट किया। उसने कहा, यह पढ़ा जाता है, उस राइटर का मैं नाम भूल गया हूँ, उसने कहा कि इसने लिखा कि भारत में बहुत शोषण है, भारत में बड़ा शोषण है, यहाँ पर सो कॉल्ड ऊंची जाति कहने वाला जो ब्राह्मण है उसको बहुत कम दान देना पड़ता है, चरमकारों को बहुत ज़्यादा दान देना, नीची जाति को ज़्यादा दान देना पड़ता है। अब देखें पर्सपेक्टिव में फ़र्क। अब उस अंग्रेज़ी किताब को पढ़ने वाला भारत के विषय में क्या राय बनाएगा? भारत में बहुत शोषण है। तथाकथित जो बुद्धिजीवी हैं, जिन बुद्धिजीवियों को मैं बोलता हूं कि बुद्धि बेचकर जीविका कमाने वाले, और उनका एक शॉर्ट टर्म निकाला है मैंने, बाफिया, BAFIA, ब्रेजनली एरोगेंट फुलिश इंटेलेक्चुअल अडल्ट्स। ये सब लोग क्या करते हैं? बड़ी बड़ी बिंदी लगाकर, कपड़े पहनकर, मोटे मोटे शब्द बताकर अंग्रेजी के हम लोगों को प्रभावित करते हैं कि उनको ही सब कुछ पता है। ये इन्हीं किताबों को पढ़े हुए होते हैं सबके सब, बुद्धि को बेच के जीविका कमाने वाले। इनको पैसा दे दो, ये कुछ भी बोल देंगे जो आपको समझ में ना आता हो, और हमको जो समझ में नहीं आता हम उसी को बड़ा मानते हैं। तो समझ जाइए इस बात को कि आपका देश, आपके पूर्वज बहुत इंटेलिजेंट थे। ऐसे ही नहीं उन्होंने गाय को 500 गाय, 1000 गाय पालने का साइंस डेवलप किया हुआ था। क्या सब दूध के लिए डेयरी खोलना चाहते थे सबके सब? नहीं। उनका संदेश ये था, जहां गाय विचरेगी वहां बीमारियां नहीं होंगी। क्षमा करिएगा इस बात को बोलने के लिए, लेकिन जिस केरल में साल भर पहले खुलेआम गाय काटी जा रही थी, आज वो केरल बाढ़ से त्रस्त है, नमक के साथ रोटी भी नहीं मिल रही उनको। क्यों? क्योंकि एक साइंटिस्ट हैं डॉक्टर MM बजाज, मेरे घर से 1.5 किलोमीटर दूर रहते हैं, दिल्ली में, विकासपुरी में। उनकी एक रिसर्च है जिसको बोलते हैं BIS थ्योरी, BIS थ्योरी, कि जिस क्षेत्र में, जिस ज्योग्राफिकल एरिया में जानवर काटे जाएंगे, उसके जो फ्रीक्वेंसी है, उसकी नेगेटिव एनर्जी जो है, वो उस ब्रह्मांड में वहाँ घूमेगी, और उस क्षेत्र में प्राकृतिक प्रलय वगैरह सब, जितने भी ये भूचाल, भूकंप, ये सब आते हैं, बाढ़ वगैरह, ये सब आएंगे ही आएंगे। और बाकायदा पूरी थ्योरी है, BIS थ्योरी, BIS थ्योरी, डॉक्टर MM बजाज, लिख लीजिए, पढ़ लीजिएगा इसको। जिसको विश्वास नहीं होता उसमें पूरा एक्सप्लेनेशन है, मैं उस एक्सप्लेनेशन को देने नहीं आया। तो हमारे देश में क्या हो रहा है? हमारे घर से 3 सुरक्षा चक्र निकल गए। कितने लोगों के घरों में कोई ना कोई बीमार है, या वो स्वयं बीमार है? हाथ खड़ा करके बताइए, कितने लोगों के घरों में? यहाँ पर संकोच मत करिए, मुझे थोड़ा पता लगेगा कि मुझे किस विषय पे ज़्यादा बात करनी है। घर में कोई बीमार है? बीमार की परिभाषा ये है कि केवल ये नहीं कि कोई कैंसर या हार्ट की प्रॉब्लम हो रही, बीमार है या बीमार होने वाला है, या अंदर से लगता है कि नहीं कुछ ठीक नहीं है। मैं किरोड़ीमल कॉलेज और हंसराज कॉलेज में गया, आपकी तरह ही विद्यार्थी वहाँ बैठे हुए थे, केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स। उन सबके बीच में जब मैं बात कर रहा था तो बहुत सारे विद्यार्थी बाद में मुझसे अकेले में मिलने आए। आप सब लोग योग के विद्यार्थी हैं, आप सब लोगों का बीमार नहीं होना ही बेहतर है। लेकिन कितने ऐसे आप विद्यार्थी हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, जिनके नाभि डिगी हुई है? पता है आपको नाभि का डिगने का? कितनों की डिगी हुई है आपको शायद पता भी नहीं होगा, क्योंकि आपके जीवन में गाय नहीं है। बिना गाय के योग अधूरा है।
योगा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं योग की बात कर रहा हूँ। आप लोग योग के विद्यार्थी हैं, मैं आप जितने भी विद्यार्थी यहाँ पर हैं, दुनिया में कहीं भी योग का परचम लहराएंगे तो कम से कम उसका नाम का उच्चारण करना ठीक करिए। ये योगा 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 जो कर दिया हमने, या योगा जो है अंग्रेज़ी में YOGA जो लिखा जा रहा है, वो ए जो है आ की मात्रा नहीं है, वो योग है। राम रामा नहीं है, बुद्ध बुद्धा नहीं है, कृष्ण कृष्णा नहीं है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो ये ए जो है वो आ की मात्रा का सूचक नहीं है। इसीलिए योग को सिर्फ योग बोलने की प्रैक्टिस करिए। कोई बोलता है तो उसी समय टोकिए, क्योंकि आपका विषय है। आपके विषय को कोई कहे वो तो गणिता पढ़ रहा है, गणिता बोलता है कोई? नहीं बोलता है ना। तू भूगोला पढ़ रहा है, भूगोला नहीं बोलते ना। तो अपने विषय के प्रति इतनी आप थोड़ा सा सम्मान रखिए कि आज से आप प्रण ले लीजिए कि मैं योग को योगा नहीं बोलूँगा। हल्द्वानी में एक योग की यूनिवर्सिटी है, वहाँ के विद्यार्थियों के बीच में मेरा व्याख्यान था। उन सबको मैंने थोड़ा सा यही बात थोड़ी बोली, तो बाद में वो लोग किसी में से किसी ने भी नहीं कहा हम बीमार हैं, हमारे ये सब के सब मेरे बाद में नाड़ी दिखाने के लिए जब लाइन में लगे हुए थे कार्यक्रम के बाद एक कमरे में अलग से, वो कमरे में लाइन में लगे हुए थे, तो मैं देख रहा था 80% की नाभि डिगी हुई थी। और आपको नाभि का महत्व पता है, मुझे शायद बताने की ज़रूरत नहीं। नाभि यदि डिगी होगी, और मॉडर्न साइंस मानता भी नहीं इसको, नाभि यदि डिगी होगी तो आपको न्यूट्रिशन आपकी बॉडी को ठीक से नहीं मिलेगा। आपका पूरा ये जो क्षेत्रीय पाचन तंत्र है ये खराब रहेगा, या तो दस्त लग जाएंगे या कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी। आगे जाके और पित्त के कई रोग होंगे, वो अलग। 40 पित्त के रोग का जनक है नाभि का डिगना। तो आप कहेंगे कि नाभि क्यों डिगी हुई है? योग के विद्यार्थियों की तो नहीं डिगनी चाहिए, लेकिन उस यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों की क्यों डिगी हुई थी? क्योंकि वो ज़्यादातर हॉस्टल में रहते हैं, और हॉस्टल में गाय का कोई काम नहीं है। गाय प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से यदि आपसे दूर हो गई तो समझ लीजिएगा आपका योग फलीभूत नहीं होने वाला। आप कैसे करेंगे इसको? कैसे लाएंगे गाय अपने जीवन में? तो दो तरीके से, या तो प्रत्यक्ष या परोक्ष। डायरेक्टली नहीं बांध सकते, घर में फ्लैट में रहते हैं तो समझते हैं कि नहीं कर सकते, लेकिन जो पालते हैं उनको तो, जो गाय पालते हैं उनको तो सपोर्ट कर सकते हैं आप। मैं यहाँ कोई दान मांगूंगा नहीं, अंत में ये भी ध्यान रखिएगा। किसी के मन में यदि ये आ रहा हो कि मैं गाय के नाम से दान मांगने जाऊँगा, हमारी गायों को दान की ज़रूरत नहीं है। हमारी गाय का नंदी, उसका मूत्र जो है, नंदी का जो मूत्र है वो बांझ जो महिलाएं होती हैं या बांझ पुरुष होते हैं जिनके बच्चे नहीं पैदा हो सकते, उनका बांझपन दूर करने के काम आता है। और 1000 रुपये लीटर बिकता है, तो हमारा बछड़ा अपना खर्चा खुद ही निकाल लेता है, हमें दान मांगने की ज़रूरत नहीं। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ। हाँ, रात में जगे रहेंगे जो जागरण निशाचरी जीवन जीने वालों का यही हाल होता है। क्यों? क्योंकि जीवन में गाय नहीं। आप समझ जाइए इस बात को मैं कहने की क्या कोशिश कर रहा हूँ। कोई कारण था। अभी जन्माष्टमी आएगी, आप सब लोग जन्माष्टमी मनाएंगे? आप नहीं तो कम से कम अपने घर वाले तो मनाएंगे ना। लेकिन कोई अधिकार नहीं है भारत के, मुझे लगता है 90% लोगों को जन्माष्टमी या श्री कृष्ण का जन्म दिवस मनाने का। दे डोंट डिजर्व इट। क्यों डिजर्व नहीं करते? क्योंकि जो संदेश श्री कृष्ण ने दिया, उस संदेश में देखिए कितनी बड़ी बात है। मैंने कल एक हाँसी में कुछ बूढ़ी महिलाएं बैठी थी मेरे सामने, मैं उनको उनसे बात कर रहा था ऐसे, तो उनको मैंने पूछा कि रामनवमी का व्रत करते हो क्या? नहीं जी नहीं, राम जी का उस दिन को करते, लेकिन व्रत तो नहीं करते। जन्माष्टमी का व्रत करते हो क्या? हाँ, उसका व्रत तो करते हैं। तो भाई राम तो श्री कृष्ण भी पहले हुए, और सब राम 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 बोलते हो, जय श्री कृष्ण भी बोलते हो, तो राम जी का व्रत क्यों नहीं करते? बात तो सोचने की है। इसलिए नहीं करते कि राम जी के साथ गाय को हमारे यहाँ जोड़कर देखा नहीं गया कभी। हालांकि राम जी गाय की वजह से पैदा हुए थे, आपको नहीं पता। जो खीर खाई थी दशरथ की रानियों ने, वो गाय के दूध की बनी हुई थी। तो गाय के दूध में, वो खीर में वो क्वालिटी है इनफर्टिलिटी दूर करने की। तो खीर खाई तो राम और चारों के भाई जो है वो पैदा हुए। तो आप समझ लीजिए कि श्री कृष्ण ने गाय पालने का संदेश एक ग्वाला बन के दिया। मैं आप किसी को कहूँ कि आप लोग ग्वाले का करियर अपना लीजिए, आप में से कोई राजी नहीं होगा। लेकिन भाई वो तो श्री कृष्ण ने अभी अपनाया था, अवतार लेकर उनको एक ही
काम सूझा शुरू में गवाला बन जाओ। 2 मिनट के लिए माफी चाहिए। जी ज़रूर। आपको पता ही है केरल राज्य में अभी काफी बड़ी बाढ़ आई है, 100 वर्ष की सबसे बड़ी बाढ़ है। तो उसी के निमित्त हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से आए हैं। वहाँ पे 65 कैंप अभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चला रहा है, और भी वहाँ पे क्योंकि गांव के गांव बह गए, हो सकता है रिकवरी करने में 1 साल से 2 साल या कई साल भी लग सकते हैं। तो उसी के लिए राशि एकत्रित करने आए हैं। आपकी इच्छा अनुसार जितने भी 1 रुपये 2 रुपये जितने भी आप सहायता कर सकते हैं वो आप 2 मिनट हम आपके सामने रखते हैं। इसको जैसे भी आपकी इच्छा है। 2 मिनट का करो भाई जल्दी। यहाँ रखो। ऐसे चलाइए।